नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के आम बजट 2016-17 से कई सेक्टरों को काफी कुछ मिला है। प्रॉपर्टी सेक्टर को इस बजट से क्या मिला, इस बारे में आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने से पहले हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। तो हम बड़े पैनल के पास चलें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। दरअसल इस साल के बजट को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ठीक ठाक बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं अगर सही से लागू होती हैं तो इस सेक्टर को इनका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा, ऐसा इस सेक्टर से जुड़े लोग कहते हैं। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं कि इस बजट में क्या मिला है रियल एस्टेट सेक्टर को। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बजट 2016 मिला जुला रहा। हालांकि इस बार के बजट में कई फैसले इस तरह के आए हैं जिनसे मंदी की मार से बेहाल रियल एस्टेट को फायदा मिल सकता है। पहली बार घर खरीदने वालों को सबसे बड़ा फायदा मिला है। बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक 50 लाख रुपए तक की कीमत के घर पर 35 लाख का होम लोन लेने पर सालाना 50,000 रुपए की टैक्स छूट का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। ये रियायत केवल पहला घर खरीदने वालों पर ही लागू होगी। एनसीआर में इस कीमत के फ्लैट्स की जबरदस्त सप्लाई है और जानकारों को उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से यहां पर मकानों की बिक्री में इजाफा होगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी को हटाने के ऐलान ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रिट्स की लिस्टिंग का रास्ता साफ कर दिया है। उम्मीद है कि इस फैसले के असर के तौर पर देश में मौजूद कुल ऑफिस स्पेस में से 229 मिलियन वर्ग फीट एरिया रिट्स के इस्तेमाल में आ सकता है। अगर इसमें से आधा भी रिट्स में लिस्ट हो गया तो भी करीब 18 अरब डॉलर की लिस्टिंग होने का अनुमान है। यानी पहले से ही तेज कुलांचे लगा रहा कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर निवेशकों के लिए एक शानदार विकल्प बन सकता है। इसके साथ ही बजट में किए गए कई और ऐलान भी सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाने का दम रखते हैं। रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होने से रियल एस्टेट की नई नई लोकेशंस तैयार होंगी, जिससे डेवलपर्स और ग्राहकों को भरपूर फायदा होगा। बंद पड़े एयरपोर्ट्स को दोबारा शुरू करने के ऐलान से उन शहरों में रेजिडेंशियल के साथ ही खास लोकेशंस पर मौजूद कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को फायदा मिलना तय है। पीएसयूज को अतिरिक्त जमीन रिलीज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस जमीन के मुहैया होने से खास लोकेशंस पर नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकेंगे। रिटेल मार्केट को 7 दिन खुलने की मंजूरी मिलने से यहां पर भी निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। स्टार्टअप्स को पहले 3 साल के लिए टैक्स पर 100% छूट देने के ऐलान से भी रियल एस्टेट को फायदा मिल सकता है। डेवलपर्स को उम्मीद है कि जिस तरह ई कॉमर्स और आईटी कंपनियों का विस्तार होने से ऑफिस स्पेस की डिमांड में इजाफा हुआ, ठीक वैसा ही करिश्मा स्टार्टअप्स के जरिए भी हो सकता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। या तो बजट पेश हुआ और इस बजट से बड़ी आशाएं भी थी सभी सेक्टरों को और खासकर रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी आशाएं थी, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि इस जो बजट में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं हुई हैं उससे काफी फायदा होगा रियल एस्टेट सेक्टर को, चूंकि काफी दिन से मंदी में भी रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा था, इसलिए ये आशाएं कहीं ज्यादा बढ़ भी गई थी। और हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा है जो इस पर बात करेगा। शरद बंसल जी हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, नवीन गोयल जी एमडी राधे कृष्णा ग्रुप, मनोज जैन जी हैं डायरेक्टर फाइनेंस साया ग्रुप। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले नवीन गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आखिर जो 2016-17 का ये बजट पेश किया गया इसको हम किस तरह से देखें, आखिर इसमें क्या था, आकलन हम कैसे करें रियल एस्टेट के मद्देनजर। प्रशांत, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा तो बजट में बेनिफिट्स नहीं मिला है, लेकिन एनसीआर में क्योंकि 50 लाख तक के होम बायर्स हैं जी, 35 लाख तक का बैंक लोन होने पे जो 50,000 की छूट है उससे लोग बड़े ही उत्साहित हैं जी। और इस उत्साह की वजह से प्रॉपर्टी के अंदर जो बायर्स हैं वो आगे आएंगे, प्रॉपर्टीज लेंगे। जो मेन बायर है उसको यही एक बेनिफिट मिला है। बाकी डेवलपर के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं लेकिन वो बहुत हाई लेवल पर है जी। तो जो होम बायर है उसके लिए जो 50 लाख वाला जो इन्होंने स्कीम लाए हैं उससे उनको इंक्रेज होंगे वो ना,
और प्रॉपर्टी की सेल बढ़ेगी। जी बिल्कुल। लेकिन चलिए, आपने ये 2 से 2.5 लाख का जो जिक्र किया, इस पर थोड़ा सा और विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे। एक आम जो खरीदार है, क्योंकि जो पहली बार घर खरीदने का या प्लान कर रहे हैं, उन्हें शायद ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि 2 लाख या 2.5 लाख किस तरह की रिबेट उन्हें मिल रही है। बहुत सरल शब्दों में नवीन जी। नहीं, 2.5 लाख नहीं है। पहले क्या होता था, जो आपकी इनकम, जो आपकी पूरी सैलरी आती है, उसके अंदर जो इंटरेस्ट का पार्ट है, उसमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको मिलती थी। ठीक है। जो 1.5 लाख की जगह अब 2 लाख हो जाएगी। 2 लाख हो गई है जी। लेकिन वो 2 लाख कौन सी ऐसी पूंजी होगी? या तो हमारे पास ऑलरेडी पहले कैपिटल है, पूंजी है, उसमें हमें रिबेट मिल रही है, या जो हम लोन ले रहे हैं उसमें ये रिबेट मिल रही है? नहीं, जो हम लोन ले रहे हैं उसमें जो इंटरेस्ट पार्ट है उसमें बेनिफिट मिलेगा। जो हमारी सैलरी है, सैलरी के अंदर हमारे डिडक्शंस अलग अलग होते हैं जी। तो जो मेन डिडक्शन हमारा सैलरी का होता है एज पर इनकम टैक्स, और जो होम लोन में जो टैक्स हम पे करते हैं, उस टैक्स में जो 1.5 लाख की में छूट मिल रही थी, वो 2 लाख की छूट मिलेगी। यानी 50,000 रुपए में हमें छूट एडिशनल मिलेगी हमको। जी। चलिए मनोज जैन जी, उससे इंक्रीज होंगे वो। जी मनोज जैन जी, रिबेट मिली है, क्या लगता है कि सीधा फायदा जो खरीदार हैं, ग्राहक हैं, उन्हें मिलेगा इसका? जी, इसका फायदा तो डायरेक्टली कस्टमर को ही मिल रहा है जी। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर में सभी को इसका फायदा मिलेगा, डेवलपर्स को भी, क्योंकि इससे डिमांड इंक्रीज होगी डेफिनेटली। जी बिल्कुल। लेकिन हम ये भी आशा लगाए बैठे कि जब चूंकि अगर नया ग्राहक आएगा, नया खरीदार आएगा, तो रियल एस्टेट में भी एक बूम हमें देखने को मिलेगा, उसका फायदा यहां पर मिलेगा। और कुछ हद तक टैक्सेशन का भी जिक्र करें, रियल एस्टेट के लिए कुछ रियायतें वहां दी गई हैं, उसका फायदा भी हम देखें। जी, जो इस बजट में मैं खास देख रहा हूँ, जो पहले 2 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती थी, डिडक्शन मिलती थी सेक्शन 24 की, वो क्या था कि 3 साल में अगर मकान कंप्लीट नहीं होता, फ्लैट नहीं मिलता, तो उससे कस्टमर को नुकसान होता था। वो डिडक्शन सीधा घट के 30,000 रुपये पे आ जाती थी जी। और वो जो 3 साल की जो लिमिट थी, उसको बढ़ा के इस बजट में 5 साल का प्रावधान किया गया है जी। तो वो जो 5 साल का प्रावधान है, उससे कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल। शरद बंसल जी, 2022 तक सरकार का दावा है कि 2022 तक वो हर किसी को घर देना चाहती है। जाहिर सी बात है कि सरकार हर किसी को घर खुद बनाकर नहीं देगी। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा अहम रोल यहां पर होगा। पूरे बजट को अगर हम देखें, कई प्रावधान इसमें किए गए। क्या वो प्रावधान समुचित नजर आते हैं, और क्या जो सरकार अपनी मंशा दिखा रही है उसमें आगे बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, सरकार जो घोषणा करती है, सरकार को बना के नहीं देने, सरकार को उसके लिए अरेंजमेंट करने हैं, मास्टर प्लान में प्रोविजन करने हैं। ठीक है। उसके लिए परचेजर को अपने आप ही आना है। जो इच्छुक लोग हैं, जिनको रहने के लिए जगह चाहिए, जो एंड यूजर है, उनके लिए गवर्नमेंट को जो कमिटमेंट है, और गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो डेमोग्राफी पे करती है, कितनी कंट्री की डिमांड को वर्कआउट करती है, कितनी हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी है, कितनी लैंड अवेलेबल है, उस सब समीकरण को करके उस हिसाब से घोषणा करी जाती है। 2022 तक जो आज के आंकड़े हैं, 2022 तक हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसी प्लानिंग है और जो डिमांड का, उसके हिसाब से हम पूरे मकान बना पाएंगे जी। और इसके लिए जो मास्टर प्लान में जो प्लानिंग करी गई है कि किस शहर में कितने मकानों की जरूरत है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लोअर इनकम है, हायर इनकम है, या MIG HIG कैटेगरी वाइज डेंसिटी वर्कआउट होती है, किस एरिया में कितने मकानों की शॉर्टफॉल है और किस कैटेगरी के लोगों को जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से उसकी प्लानिंग कर जाती है। और फिर उसे बिल्डर बनाएंगे, उसे सरकार बनाएगी, हम प्लॉट देंगे। तो गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की जो मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी चीजें हैं, वो गवर्नमेंट उसका प्रावधान कर देती है। उसे कौन सी एजेंसी बनाएगी, कौन सी संस्था बनाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आएंगी, बहुत सी इसमें ग्रुप्स हैं जो अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं, चाहे अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट बॉडी हैं, अथॉरिटीज हैं। सवाल यही है, लेकिन सवाल यह कि जो दूसरी एजेंसियां, जो रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनियां हैं, क्या वो इनका लाभ उठा पाएंगी? और वाकई में जो मंशा है एक सरकार की 2022 तक, क्या वो डिलीवर हो पाएगा? क्या चीज नहीं हो सकती जब गवर्नमेंट की नीयत साफ है। हमारे बिल्डर कदम से कदम मिला के काम करने को हमारे साथ तैयार हैं, तो क्या चीज नहीं हो सकती? जो चीज हमने डेमोग्राफी करी है, जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, किन्हीं आंकड़ों के बेसिस पे करें, हमारे पास एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कोई चीज ना हो पाए, क्योंकि जितना ज्यादा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उतनी हमारी इंडस्ट्री इसका ग्रोथ होगा। हमारे और इंडस्ट्रीज जो 250-300 इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है, उनमें मोमेंटम आएगा। जितना ज्यादा सप्लाई होगी, कॉस्ट कम आएगी। जितनी स्पीड से हम काम करेंगे, जितना हम ज्यादा माल डिलीवर करेंगे, उतनी कॉस्ट भी कम आएगी और जल्द लोगों की जरूरतें भी पूरी होंगी।
जी बिल्कुल शरद जी, एक और सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा अनाउंस किया गया है, बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। हम ये मानकर चलें कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर से भी फायदा रियल एस्टेट को होगा? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, बड़े हाईवेज बनते हैं, तो वहां भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप होंगे? देखो, रियल एस्टेट का कोई मायने नहीं है जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। खाली कोई ढांचा नहीं खरीदने आएगा। जी जी जी, खाली आपको टावर बना दिया, उसमें कोई नहीं जाएगा। उसे बिजली, पानी, सड़कें, ब्रिज, मेट्रो, हॉस्पिटल, पार्क, स्कूल, ये सब चीजों से सुविधाएं चाहिए। उसके बिना तो कोई भी टाउनशिप लंगड़ी है। खाली उसको जब तक सारी सुविधाओं से परिपूर्ण कोई सिटी नहीं होगी, उसकी ऑक्यूपेंसी नहीं होगी, बसावट नहीं होगी, खाली हमें मकान नहीं बनाने, हमें लोगों के रहने के इन्वायरमेंट दे, उनकी लोकेशन देखनी है, उनकी सुविधाएं देखनी है, उनके रोजगार की जगहें देखनी है, उसका रॉ मटेरियल देखना है, उसका डिस्पोजल देखना है, वर्किंग प्लेस में उसकी कनेक्टिविटी देखनी है। जहां लोग काम करने जाएंगे और रहने जाएंगे, उनके बीच के तालमेल के लिए हमें मेट्रो बनानी पड़ेगी, और जो भी नए नए साधन है, हाईवे बनाना पड़ेगा, एक्सप्रेसवे बनानी पड़ेंगी, बाईपास बनाने पड़ेंगे। सिटी को जब तक जोड़ेंगे नहीं शहरों से, तब तक इसका इंपैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिक इसका फंडा है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इस रियल एस्टेट का ग्रोथ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन गोयल जी, भूमि अधिग्रहण को लेकर जरूर हंगामा मचा रहा, एक सरकार नया बिल भी लेकर आई, लोकसभा में पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। क्या लगता है कि उस एक जो बैरियर है, हम उसे अगर बैरियर की तरह देखें, तो क्या वो वाकई में अभी नुकसान पहुंचाएगा या एक रोड़े की तरह सामने आएगा भी? देखिए, भूमि अधिग्रहण बिल राज्यसभा में अटका नहीं है, ये बहुत जल्दी ये रिजॉल्व हो जाएगा और ये होना है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बड़ा अधर में चीजें रहेंगी। अब जो भी चीजें एक बार उसकी जब क्लियरिटी आ जाएगी, किसानों को क्लियरिटी आ जाएगी, डेवलपर को क्लियरिटी आ जाएगी, कंसर्न अथॉरिटीज को क्लियरिटी आ जाएगी, और उससे चीजें एक्विजिशन होगा, किसानों की सहमति से एक्विजिशन होगा, किसानों से सीधे परचेज होगी और चीजें डेवलप होंगी। जैसे बंसल जी अभी कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर, इस समय चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नीड है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है एनएच बनाना, मेट्रो लाना, बाकी हाईवेज डेवलप करना। स्टेट का काम है कि जो उस इंटरनल सिटीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। हमारे यहाँ कोई भी अगर नया एरिया डेवलप हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के आने के बाद ही डेवलप हुआ है। आप कहीं भी अगर देख ले, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है या हाईवे या कनेक्टिविटी नहीं है, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी NH-24 6 लेन अगर होने जा रहा है तो उससे वहां पर आने वाले टाइम में रेजिडेंशियल की बहुत ज्यादा संभावनाएं आ जाएंगी जी, पूरा वो एरिया एक डेवलप हो जाएगा जी। ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नवीन जी, हम ये भी देखें कि अगर जैसा कि आपने जिक्र किया, 14 लेन अभी दिल्ली से जोड़ेगा, मेरठ को हापुड़ तक जोड़ेगा। हाई स्पीड ट्रेन का जिक्र भी सरकार ने पहले किया था जब सरकार सत्ता में आई थी। अगर इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन बढ़ते हैं, उसका भी इन डायरेक्ट लाभ रियल एस्टेट को 100%। ये 4 लेन ही 6 लेन हो रहा है NH-24 जी जी। 6 लेन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, संभवतः 1 साल के अंदर। बाकी बुलेट ट्रेन या बाकी ट्रेन या जो भी और जो चीजें हैं वो सब लेन का जिक्र है, उसमें बड़ा समय लगेगा। लेन का जिक्र है, दिल्ली से जो एक हिस्सा 14 लेन तक रहेगा, फिर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग। मेरा मानना है अभी 6 लेन वाला जो प्रस्ताव है, अभी उसी पे अगर हम लोग सक्सेस हो जाए तो बहुत ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमको जगह भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। बिल्कुल 14 लेन अभी थोड़ा संभव नहीं है, 6 लेन जो है संभव है। 6 लेन से आप देखिएगा कि NH-24 के अंदर संभावनाएं बहुत आ जाएंगी, बायर्स के लिए बहुत संभावनाएं आ जाएंगी, डेवलपर के लिए संभावनाएं आ जाएंगी और एरिया विकसित होगा, कामयाब होगा। जी बिल्कुल। मनोज जैन जी, कई प्रावधान किए गए, बजट में भी बहुत सारी बातें की गई हैं, पॉजिटिव नजरिए से भी देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी उठ खड़ा हुआ है और बार बार उठ खड़ा होता है, मंदी के दौर से ये सेक्टर गुजर रहा है, पैसे की कमी है, फाइनेंस कहां से जुटाएं? जी, जो इस बजट से उम्मीद थी कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक इंडस्ट्री का शायद दर्जा हमने लोगों ने डिमांड किया था कि इसको इंडस्ट्री का वो दर्जा दिया जाए, वो अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी हाई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो उसकी वजह से कीमतें भी हाई हैं, वो थोड़ा कम करना चाहिए था इस बार बजट में। जी, सवाल बिल्कुल ये अगला सवाल था, और लेकिन अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे मनोज जी कि आखिर इसमें अड़चनें क्या हैं, क्यों आखिर इंडस्ट्री का दर्जा इस सेक्टर को नहीं मिल रहा है? जी, डिमांड तो काफी टाइम से चल रही, क्यों नहीं मिल रहा है इसका तो जवाब नहीं दे पाऊंगा कि, लेकिन अगर मिल जाता तो सभी के लिए बहुत अच्छा होता, सभी कस्टमर्स को भी इससे बहुत बेनिफिट मिलता जी, क्योंकि वो टाइम पे कंप्लीट होते, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता तो उसकी रेटें भी कम होती। अभी जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में किया है तो केवल अफोर्डेबल हाउसिंग में ही नहीं, उससे टोटल सेक्टर को ही बेनिफिट मिलता। जी ठीक है। शरद जी, सरकार ने रीट्स में DDT को भी खत्म कर दिया है, इसका भी फायदा होगा कुछ?
इससे जो फायदा होने वाला है, देखो जो भी कोई कभी भी कोई घोषणा होती है उसके इनकम पे आधारित चीजें होती हैं जो लोग अफोर्डेबिलिटी के ऊपर हिसाब से होती है, चाहे वो उसकी सैलरी हो चाहे इनकम हो। पहले भी जो हाउस बिल्डिंग एडवांस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी 100 टाइम ऑफ ईयर बेसिक पे आता था। अब गवर्नमेंट ने लिखा है जो जनरल कैटेगरी है कि आपको 5 साल की जो सैलरी के इक्विवेलेंट जो लोन मिलेगा वो आपको टैक्स से एग्जम्प्टेड होगा, चाहे वो 30 मीटर का है चाहे 60 मीटर का। अर्बन एरिया में 30 मीटर रखा है और नॉन अर्बन एरिया में 60 मीटर का। उसकी जो कॉस्ट को जब हम फैक्टर को देखेंगे और जो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आ जाएगा, अफोर्डेबिलिटी में एक तो एरिया कंसिडरेशन हो गई, एक आपके इन टर्म्स ऑफ मनी अफोर्डेबिलिटी हो गई। इन तीनों का जब दोनों का तालमेल नहीं होगा और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है उसके ऊपर जब तक सिंक्रोनाइजिंग नहीं होगी और आदमी के स्टेटस के हिसाब से वो एरिया एकोमोडेशन नहीं होगी। अगर बॉम्बे के एग्जांपल ले लें। बिल्कुल नवीन जी, आपका भी नजरिया इस सवाल पर जवाब के तौर पर चाहेंगे कि आखिर रेट्स में डीडीटी खत्म कर दिया तो इसका आखिर लाभ क्या होगा, क्या इंपैक्ट इसके होंगे? प्रशांत, मैं एक बात और कहना चाह रहा था। जी जी, जो भी पहले आप पूछ रहे थे कि प्री बजट पे भी हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने सोचा था कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा और बहुत सारी चीजें हमने चाहिए थी। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मैं चाहता हूं सब लोगों को बताना कि अभी जो आगामी इलेक्शन 4-5 कंट्री उसके स्टेट के अंदर होने हैं, बिल्कुल, तो जो बजट बना है वो फ्रेंडली जो है वो इलेक्शन फ्रेंडली ज्यादा बना है। मेरा मानना है कि क्रेडाई और हम लोगों को अगर अगले बजट पे गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि ये जो बजट आया है, जैसे अभी इन्होंने एक चीज दी है कि 60 मीटर तक के जो फ्लैट हैं या जो प्लॉट है उसके अंदर छूट दी जाएगी। तो आम आदमी या एग्रीकल्चर या किसान इन सबको देखते हुए और इलेक्शन को देखते हुए ये बजट बनाया गया है। इसमें रियल एस्टेट को और डेवलपर को या मिडिल वर्ग को नजरअंदाज किया गया है, नजरअंदाज किया गया है। और जाहिर सी बात है सरकार है और राजनीतिक जो दल हैं सत्ता में राजनीति करेंगे ही, लेकिन इस बीच हमें अपना देखना है कि आखिर रियल एस्टेट में या अलग अलग सेक्टरों में क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल एक और बात स्टार्टअप को लेकर अक्सर अभी उठी है कि स्टार्टअप अगर बड़े पैमाने पर आएंगे, वो अपना काम शुरू करेंगे या फिर अलग अलग इंडस्ट्री उनके तहत डेवलप होती हैं तो उसका फायदा भी सीधे तौर पर रियल एस्टेट को मिलने की संभावना है। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं? जी, स्टार्टअप के लिए जो किया है ये बहुत ही अच्छा, इसके लिए सराहनीय है। इन्होंने जो किया है, काम किया है जी। तो स्टार्टअप होने से क्या होगा कि लोगों का जो चल रहा था कि छोटे जो लोग थे वो आ नहीं पा रहे थे या उनके लिए वो उसको कैपिटल नहीं मिल रही थी। स्टार्टअप का जो इन्होंने किया है इसकी वजह से क्या होगा, उनको कैपिटल भी मिलेगी, उनको अच्छे लोन्स भी मिल सकते हैं और जो शुरू के 3 साल का उनको कहा कि टैक्स एग्जेम्पशन रहेगा। इससे जो हमारे जो युवा वर्ग है वो अपना स्टार्टअप करने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है, ठीक है। एक बहुत छोटा सा सवाल जीएसटी पर है नवीन जी। जीएसटी को लेकर बहुत चर्चाएं होती रही और अभी भी पिछली सरकार भी जीएसटी लेकर आई लेकिन पास नहीं हुआ, ये सरकार भी कोशिश कर रही है। क्या जीएसटी, इतर सवाल है, लेकिन क्या रियल एस्टेट पर इसका कोई इंपैक्ट होगा? बहुत इंपैक्ट होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक जो फ्लैट खरीदता है, फ्लैट के साथ वो वैट भी पे करता है, सर्विस टैक्स पे करता है, लेबर सेस पे करता है। अगर ये टैक्सेशन सुधर जाए, अगर जीएसटी आ जाए तो इसका तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी कॉस्टिंग फ्लैट की कॉस्ट पे आ रही है जी। जीएसटी हमारे लिए तो वर्किंग में भी बहुत बेनिफिट होगा, पे करने में बहुत आसानी होगी और उसकी कॉस्ट से कुछ फ्लैट की कॉस्ट भी कम होगी। जीएसटी नेसेसिटी है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि जो ये बजट आया है इस बजट से काफी कुछ पॉजिटिव है और आने वाले वक्त में ये रिस्पांस भी हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। शरद जी, नवीन गोयल जी, मनोज जैन जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत अहम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। चलिए बढ़ते आएंगे। और आने वाली 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी उपलक्ष्य में एनसीआर की जानी मानी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म